तो राम राम जी सबको। तो आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एनआईएस पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का चैप्टर 5। ठीक है, तो ये वीडियो काफी कॉम्प्रिहेंसिवली रहेगी और ये जो चैप्टर 5 वो डील करता है प्रीएम्बल एंड द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट preamble and the silent features of the constitution. We can say कि जो features है ना constitution के वो क्या क्या है और constitution के बारे में preamble के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्लास काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, काफी लंबी भी रह सकती है। ठीक है, वो चीज डिपेंड करती है चीजें। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा देन डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि उनको भी इस चीज का थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और तीसरी चीज यहाँ पर आती है कि आपको अगर कोई भी क्वेरी होती है देन डू नॉट गेट हेजिटेटेड बाय एनीथिंग। ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट पूछनी आपको मुझसे अपनी क्वेरीज जितनी भी हैं वो आप मुझसे पूछिए डायरेक्टली। और उसके लिए जितनी मीडियम्स है उनका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, चाहे फिर वो व्हाट्सअप हो, चाहे फिर वो आपका टेलीग्राम हो, चाहे फिर वो फेसबुक हो, चाहे फिर वो इंस्टाग्राम हो। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं चीज अपडेट करते रहता हूँ। और दूसरी चीज वहां पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं पर्सनली भी। ठीक है, एंड इंस्टाग्राम पर तो बात हो गई। ठीक है, टेलीग्राम पर आप सीधा सर्च कीजिएगा, ठीक है, @अरुण शामू, और आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे टू मी। ठीक है, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे और अपनी क्वेरीज वहां पर मुझसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी यहाँ पर इन सारी चीजों की। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, मैं हूं आपका दोस्त अरुण। तो देखिए यहां पर हम बात करने वाले हैं प्रीएम्बल। देखिए नाम ले लेता हूं मैं चैप्टर का। ठीक है, प्रीएम्बल एंड फीचर्स ऑफ द आईओसी, सॉरी COI, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो यहाँ पर हम जो है ना हिस्ट्री से लेकर जो है ना प्रेजेंट तक आएंगे, कौन कौन सी चीजें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। These things we will be learning in this particular video. ठीक है, so let's start. ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं। देखिए मार्कर मैंने साइड में रख दिया, अब इसका कोई काम नहीं है, जस्ट मुझे सुनिए। ठीक है, मेरे ऊपर फोकस दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ उस बात पर ध्यान दीजिए। ठीक है, बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पर जो है काफी सारी चीजें थी जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको अपना एक देश चाहिए था। ठीक है, ऐसे ही देखिए एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ करती थी, यानी कांग्रेस पार्टी जो हुआ करती थी, तो साथ हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ और भी काफी सारी पार्टीज थी। प्रिंसली स्टेट हुआ करते हैं जिनको हम राज्य रजवाड़े बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे जो है ब्रिटिश इंडिया हुआ करता है। ये सारी चीज आपको पता चलनी चाहिए। अब देखिए मुस्लिम लीग भी हुआ करती थी, एक चीज जो आपको कभी भी नहीं भूलनी कि मुस्लिम लीग भी हुआ करती थी, जिसने कहीं ना कहीं एक सेपरेट इलेक्टोरल स्टेट का मतलब होता है एक सेपरेट स्टेट की, एक सेपरेट कंट्री की मांग करी थी। ठीक है, कभी भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इलेक्टोरल स्टेट वगैरह देखने के लिए मिलेंगे वर्ड्स। तो इनका मतलब बहुत आसान होता है, एक नया स्टेट, एक नई कंट्री के बारे में डिमांड रखी थी मुस्लिम लीग ने। अब बात कहां से स्टार्ट होती है, बात यहां से स्टार्ट होती है कि 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में रिकमेंडेशन दी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी होनी चाहिए एक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। सिंपल सी बात। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें थी ना, फर्स्ट टाइम 1935 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑफिशियली, जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। ठीक है, जिन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, चाचा जी हमारे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1935 में जो है सबसे पहली ऑफिशियली डिमांड जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही रखी गई थी। अब जब 1938 आता है तो 1938 में सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि भाई देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना चाहिए ना तो वो कोई भी आउटसाइडर, कोई भी फिरंगी या फिर बोल सकते हैं फॉरेनर, कोई भी नहीं बैठेगा, सब हमारी कंट्री के ही, जो भी हमारी कंट्री में रह रहे हैं ना, वही अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करेंगे। ये उनकी डिमांड थी। ठीक है, अब ये डिमांड जो है किसके सामने रखी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी थी। अब ये जो डिमांड थी कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को पागल कर देने वाली थी। ठीक है, अब देखिए डिमांड तो चली रही थी क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल भी तो चल रही थी। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। देखिए 1934 से पहले देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी थी, उससे पहले कहीं ना कहीं जो है साइमन कमीशन भी आ चुका था। फिर इस चीज को देखते हुए चलते हुए जो है ना क्या हुआ कि जो ये जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो एक्सेप्ट कर ली गई और 1942 में एक कमीशन भेजी जाती है जिसका नाम था, क्या था, क्रिप्स मिशन भेजा जाता है। ठीक है,
क्रिप्स मिशन भेजा जाता है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है ना ये देखना आया था कि क्या अगर ये डिमांड जो एक्सेप्ट हुई है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जब एक्सेप्ट करी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये डिमांड, तो क्या इंडिया में ऐसे लोग हैं कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयार कर सके, वो बना सके, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सके। तो ये सारी चीजें देखने के लिए क्रिप्स मिशन आया। फिर इसके बाद क्रिप्स मिशन को जो है रिजेक्ट कर दिया गया था, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया। भाई हम बैठेंगे नहीं, हमें तो अपना स्टेट चाहिए, हमें अपना स्टेट चाहिए। फिर कुछ जो है ना मनमुटाव होते हैं, कुछ चीजें इधर उधर होती हैं और कुछ चीजें फिर जो है ना एक साथ करने के बाद फिर एक और मिशन आता है जिसे बोलते हैं कैबिनेट मिशन 1946 में, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन आ जाता है। फिर उसके बाद सबसे पहले नींव रखी जाती है। अब वो कैबिनेट मिशन जो आता है ना वो क्या करता है कि जो मुस्लिम लीग पहले अलग हो रही थी अब उसको जो ना अपने साथ असिमिलेट कर लेता है, अपने अंदर बिठा लेता है और मुस्लिम लीग तैयार हो जाती है, चलो भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं, ठीक है। मगर देखिए ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया था। फिर उसने अपने एक नए स्टेट की डिमांड रखी थी। फिर माउंटबेटन प्लान जो हुआ था ना 1947 में, जो 1947 की एक्ट निकल कर आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि माउंटबेटन प्लान है जो ना, जो पूरा का पूरा जो सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था इंडिया, उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। पाकिस्तान और दो स्टेट बना दिए थे, इलेक्टोरल बना दिए थे, इलेक्टोरल स्टेट, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। माउंटबेटन प्लान ने ही कहीं ना कहीं जो है जो दो नेशन थ्योरी थी, जो मोहम्मद जिन्ना जी के द्वारा प्रोपाउंड करी गई थी, टू नेशन थ्योरी, ठीक है। मगर उसके पीछे जो कहीं ना कहीं जो फिलोसफर थे, हम कह सकते हैं जो वर्किंग हैंड्स थे, वो कुछ और ही थे, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो दो नेशन थ्योरी है ना, यानी एक सेपरेट स्टेट की, एक अपना मुस्लिम स्टेट्स की जो बात कही थी वो किसने कही थी, ठीक है। यहाँ पर हम हिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बट हाँ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो 1946 में सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली स्थापित होती है। मगर देखिए इस समय पर देश आजाद नहीं हुआ था, ठीक है, देश आजाद नहीं होता, 1947 की एक्ट भी नहीं आई थी, ठीक है। 1946 में जो ना कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो ना बैठती है, उसको उसकी बैठक होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे जो टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर बनते, सॉरी नॉट प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं, वो बनते हैं हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये क्यों बने? देखिए ये जो है ना कहीं ना कहीं पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सबसे ज्यादा ओल्ड थे, तो इन्हीं को कहीं ना कहीं वहां का प्रेसिडेंट बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। फिर बाद में जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन होने के बाद ये सबसे पहले जो हमारे फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सॉरी नॉट प्राइम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं, वो है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर एच.सी. मुखर्जी और वी.सी. कृष्णामाचारी जो हमारे दो वाइस प्रेसिडेंट तैयार होते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिस टाइम पर इलेक्शन हुए थे ना, तो उस समय पर हमारे दो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। नाउ वी कैन सी कि जो जगदीप डांगर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। देखिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग हो सकती है। और हमारी जो द्रौपदी मुर्मू है वो हमारे द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हमारे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो बात होगी यहाँ इन सारी चीजों की, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से पिक्चर में आ जाता है, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार होता है। देखिए इसे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, रफ कर देता हूँ सो दैट कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो लिखने वगैरह में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ बता दूं। देखिए नोट्स मैंने तैयार कर लिए हैं आधे, ठीक है, ताकि आपको जो ना चीजें जो ना आसानी से पता चल जाए। और मैं जो ना आपको नोट्स जो है नीचे नहीं मतलब टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या, इसकी चीजें को हम देखेंगे कि क्या है, क्यों लाया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। वैसे तो पॉलिटिकल साइंस में देखिए जब आप हायर स्टडीज करेंगे ना, लाइक पॉलिटिकल साइंस अगर आप ऑनर्स करते हैं या फिर आप टीचिंग के लाइन में जाते हैं, एनालिस्ट बनते हैं, देन यू विल गेट टू नो मोर थिंग्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन की। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान, इसको हिंदी में बोलते हैं संविधान। ये एक डॉक्यूमेंट है। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि इट इज अ डॉक्यूमेंट, और द सेकंड थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टेट है, ठीक है। अब मॉडर्न एरा में मॉडर्न स्टेट में एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ताकि एक तरीके से उसमें सारी चीजें लिखी हों, ठीक है।
यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जब बना जाता है तो वहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर ऑफ द पीपल को सबसे ज्यादा फॉरमोस्ट तवज्जो दी जाती है, हम बोल सकते हैं इंपोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वेलफेयर ऑफ द पीपल को अगर इंश्योर करना है तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी तो सही से होनी चाहिए ना। तो गवर्नमेंट के पास में पावर और फंक्शंस क्या क्या रहेंगे गवर्नमेंट के, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे रहते हैं। ये एक मॉडर्न स्टेट की स्थापना करता है जहां पर वेलफेयर ऑफ द पीपल को इंश्योर करा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर गवर्नमेंट के पावर और फंक्शन के बारे में बात होती है। अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टेट ही बोला जाता है, जहां पर ये कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क तैयार करता है। यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तरीके का फ्रेमवर्क की तरह, जहां पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के वेरियस स्ट्रक्चर्स हैं, उसके कुछ ऑर्गन्स हैं और उनके फंक्शंस के बारे में कहीं ना कहीं डीलिंग होती है इस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। हमारे पास जितना भी है, ठीक है, चाहे फिर वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे फिर वो फाइनेंस कमीशन हो, चाहे फिर वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे फिर वो यूपीएससी हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे फिर वो स्टेट पीसीएस हो, ठीक है, कोई सी भी कमीशन हो, ऑल द थिंग्स विल बी डीलिंग इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एंड देयर फंक्शंस एंड देयर ऑर्गन्स। कहां पर लिखी है सारी चीजें, इस कॉन्स्टिट्यूशन में, एक डॉक्यूमेंट में, इस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई हैं, ठीक है, जहां पर सिटीजन्स के राइट्स के बारे में बात की जाती है, सिटीजन्स की ड्यूटीज क्या होनी चाहिए वो भी बात की जाती है। देखिए राइट्स हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, दूसरी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जहां पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, सिटीजन्स हैव टू अबाइड बाय द फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं और राइट्स भी हैं, जो कहीं ना कहीं इंश्योर करे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन कहां पर लिखे जाते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन पूरी कंट्री में किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे, एक्ट, जितने भी बिल्स हैं, फ्रेमवर्क एंड सारी चीज कहां पर लिखी, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन, काइंड ऑफ गवर्नमेंट और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस प्रकार की रहने वाली है, पॉलिटिकल यानी गवर्नमेंट कैसी रहने वाली है, डेमोक्रेटिक रहने वाली है, रिपब्लिकन रहने वाली है, प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहने वाली है, फिर सोशलिस्ट स्टेट रहने वाला है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, किस प्रकार का स्टेट रहने वाला, फेडरल है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहने वाला है, वो सारी चीजें कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ठीक है। ये सुनिश्चित करता है कि रिलेशंस किस प्रकार के रहने वाले हैं गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में रिलेशन किस प्रकार के रहने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बात करता है रिलेशन जो गवर्नमेंट है और उसके बीच में, और जो डिफरेंट लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, उनके बीच में रिलेशंस किस प्रकार के रहने वाले हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर जो यहाँ पर जो बात की जाती है, गांधी जी के द्वारा एक बात कही गई थी कि जो टॉप टू बॉटम अप्रोच होनी चाहिए, चलिए बॉटम टू टॉप, यानी इंडिविजुअल से उठकर फिर सीधी जो बात जानी चाहिए ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक जानी चाहिए। तो इसी आधार पर नीति आयोग आज फॉर्म हो चुका है, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, मगर 2014 में नीति प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग बना देगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ जो गवर्नमेंट के फंक्शंस और गवर्नमेंट के जो है रिलेशंस सिटीजंस के साथ, गवर्नमेंट के बीच में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनके बीच में रिलेशंस किस प्रकार के रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहां पर लिखी हुई है, इसी में लिखी हुई है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। देखिए पॉलिटिकल साइंस जो है ना बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं ना, एक अलग से ही फीलिंग आती है कि हाँ आपको अपने राइट्स, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस, अपनी कंट्री में क्या क्या चीजें चल रही है, सभी चीज के बारे में आपको पता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक अवेयरनेस क्रिएट कर दी आपके इंसान में। आप जो है सोसाइटी में अगर किसी के पास भी बैठा हुआ है ना, तो ऐसा लगेगा कि भाई मैं जानता हूँ, ठीक है, कि राइट्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है और हमारी ड्यूटीज क्या है हमारे स्टेट के प्रति, ठीक है। बट साथ में ये सारी चीजें भी आपको समझ में आने वाली हैं कि आखिरकार हमारी गवर्नमेंट में चल क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए इस समय पर आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है इस समय पर वो राइट विंग की गवर्नमेंट है, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। जिनके जो प्रेसिडेंट है, मुझे नाम नहीं पता है कि जो प्रेजेंट के जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, मगर हाँ जो उनमें से एक है हमारे मोदी जी और हैं हमारे अमित शाह जी, ठीक है। अब ये दोनों जो है वो अमित शाह जी वो होम मिनिस्टर हैं और जो मोदी जी है वो प्राइम मिनिस्टर है, और ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरी गवर्नमेंट को रन करते हैं, और इन दो के बीच पूरी जो गवर्नमेंट है वो घूमती है इर्द गिर्द, ठीक है। यानी बोल सकते हैं पार्टी के जो है ये कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे नुमाइंदे हैं, जिनके चारों ओर पूरी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चक्कर लगाती है, घूमती है, ठीक है। और यही सारी चीजें पॉलिसीज है, बोलते हैं ना फिल्मों में देखते हो आपकी एक ऊंचा लेवल का एक मैन रहता पार्टी में, ठीक है, और उसके बिगड़ के कुछ भी नहीं हो सकता शहर में और या फिर पार्टी में, तो वो यही है दोनों हमारे इंडिया में, ठीक है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी एंड ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अब हमारे आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई
एनडी गवर्नमेंट की, उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट, जो हमारी कांग्रेस है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं, आईएनसी को, क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा कि वहां पर जो है ना कांग्रेस नहीं लिखते, वहां पर डायरेक्ट लिखते हैं आईएनसी। आईएनसी का सेशन होता है लाहौर सेशन, ठीक है। ये सारी चीजें बातें जो भी होती रहती है, ठीक है। तो ये बात यहीं पर छोड़ देते हैं अब इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ना वो कहीं ना कहीं जब गठित हुई थी 1946 में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब गठित हुई थी तो उस समय पर यहाँ पर जो इसके मेंबर्स थे वो 389 हुआ करते थे, 389 हुआ करते थे। अब इसमें से जो 296 थे वो प्रोविंशियल जो असेंबली हुआ करती थी वहां से उठाए गए थे, और बाकी के जो 93 थे ना, 93 थे वो प्रिंसली स्टेट्स जो हुआ करते थे, राजा रजवाड़े, वहां से उठाए गए थे, ठीक है। यानी ये जो 93 थे ना ये नॉमिनेटेड थे, और देखिए इसमें जो ना मुस्लिम लीग भी शामिल आ गई, ठीक है। आगे चलकर जब मुस्लिम लीग को ये सारी चीजें पसंद नहीं आती हैं और ये जो है विड्रॉ कर लेती है अपने यहाँ से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में से, तो उस समय पर वो होता है समय 31 दिसंबर 1947, ठीक है। ये समय होता है, और इस समय पर यानी हम कह सकते हैं कि ओरिजिनली तो 389 हुआ करते थे, मगर इस समय पर जो मेंबर रह गए थे ना वो तकरीबन क्या कितने रह गए थे, वो यहाँ पर 299 रह गए थे, 299 रह गए थे। 389 में से 299 रह गए, यानी मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया भाई, मुस्लिम लीग चली गई। अब उन्होंने अपना जो है ना एक कंट्री चाहिए, अब उनको जो है ना क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान जो है ना एक बहुत ही कह सकते हैं कि हम सही है, वो अपनी जगह पर सही थे उस समय पर और हम अपनी जगह पर सही थे, ठीक है। मगर हाँ अगर दोनों साथ रहते ना, देख कहते हैं ना कि अगर लक्ष्मण, देखिए आपने एक बात तो सुनी होगी कि अगर रावण के संग में विभीषण दगा नहीं करता, यानी कहते हैं ना एक मुहावरा है, घर का विधि लंका ढाए, ठीक है। अगर रावण के संग में जो है अगर विभीषण दगा नहीं करता, क्या रावण कभी हार पाता? नहीं, रावण कभी नहीं हार पाता। अगर राम के साथ में लक्ष्मण ना होते, क्या राम जी कभी जीत पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं जीत पाते, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो भाई है ना वो एक तरीके की अलग ही सपोर्ट क्रिएट करता है। अगर फैमिली में अगर आपका एक भाई है ना वो अलग ही सपोर्ट क्रिएट करता है। आपको अभी इसकी जो अपने भाई की जो सिग्निफिकेंस है ना, अपने भाई की जो इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में वो नहीं पता पड़ रही है, बट हाँ अ डे विल कम व्हेन यू विल रियलाइज दैट योर ब्रदर इज द सेकंड हैंड ऑफ योर्स, ठीक है। आपका दूसरा हाथ है वो, ठीक है, आपका दूसरा हाथ है, एंड ही विल स्टैंड बाय यू इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा वो, ठीक है, आपकी दुख सुख में, आपके हर चीज में, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर पाकिस्तान भी आज हमारे मुल्क में, हमारे कंट्री के साथ जुड़ा होता ना, देन वी कुड हैव डन कमेंडेबल जॉब, ठीक है, एकदम बहुत बड़े तरीके से कर चुके होते और हमारे पास काफी बड़ी टेरिटरी होती है, और दूसरी चीज हमारा दबदबा ही कुछ और होता, ठीक है। क्योंकि देखिए बेशक पाकिस्तान आज अलग हो चुका है, मगर रहेगा तो ये इंडिया का पार्टी, ठीक है, कुछ भी नहीं है, रहेगा ये इंडिया का पार्टी है, ठीक है। आज ये कश्मीर के लिए जो लड़ते हैं पाकिस्तान जितने भी हैं, ठीक है, कश्मीर के लिए लड़ते, देखिए मानते हैं कश्मीर है, मगर कश्मीर में ना एक अलग ही मुद्दा क्रिएट हो जाता है, हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। बट हाँ एक तरीके से रहे तो है तो पाकिस्तान और इंडिया भाई भाई है, बेशक अलग हो गए हैं मगर है तो भाई भाई है, ठीक है। और पाकिस्तान और इंडिया में से एक और चीज लिखी थी, पाकिस्तान से अलग ईस्टर्न पाकिस्तान जिसे बोला जाता था, दैट इज दी वेस्ट बंगाल, ठीक है, नॉट वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, सॉरी, वेस्ट बंगाल तो हमारा खुद का स्टेट है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, प्रिंसली स्टेट तो आप जानते हैं राजा रजवाड़े जैसे कि आपका हैदराबाद, जूनागढ़ वगैरह जितने भी होते थे प्रिंसली स्टेट ही थे। अब इन्होंने अपने नुमाइंदे जो ना नॉमिनेट करे थे अपने यहाँ से, ठीक है, कि तो भाई तू चला जा, भाई तो चला जा। मगर ये जो 296 थे ना, यहाँ ये जो ना ब्रिटिश इंडिया से आए थे, ब्रिटिश इंडिया से आते हैं। अब ये जो ब्रिटिश इंडिया से जो आया था ना ये भी कहीं ना कहीं बटे हुए थे ये ब्रिटिश इंडिया की जो सीटें, जब तक ये जो 296 जब तक मुस्लिम असेंबली, मुस्लिम लीग जो अलग नहीं हुई थी, तो उस समय पर भी ये अलग बटी हुई थी, जनरल पॉपुलेशन में और मुस्लिम्स में, सिख्स में, ठीक है। तो सॉरी ये कहीं ना कहीं उस समय पर बटी हुई थी, ठीक है, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। यानी ब्रिटिश इंडिया बटी हुई थी, ब्रिटिश इंडिया की सीटें। बाकी जो 93 सीटें थी वो किसकी थी? राजा रजवाड़ों की थी, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स की जिन्होंने नॉमिनेट करे। और ये जो बंदे थे ना पूरे के पूरे 96 थे, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आए थे,
ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आए थे। क्यों? क्योंकि जो प्रोविंसेस थे ना, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस नहीं हुआ करते थे, यानी प्रोविंशियल असेंबलीज वहीं से नॉमिनेट हुए थे, यानी चुने गए थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो प्रोविंस में जितने भी लोग बैठा करते थे वहां से चुने गए थे सारे के सारे, ठीक, उन्होंने चुना था। डायरेक्टली इनको नहीं चुना गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठने के लिए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में क्या है, ठीक है। यहाँ पर हमने बात कर ली इस चीज की भी कि कितनी सीट हुआ करती थी, कैसे कैसे चीजें हुआ करती थी। अब ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि भाई साहब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे ना, काफी सारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं या फिर हम बोल सकते हैं रिनाउंड पर्सनालिटी हैं हमारे हिस्ट्री में, उनके द्वारा और जो वेस्टर्न साइड के जितने भी स्कॉलर्स वगैरह उनको ये भी कहा गया था कि ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया में मतलब एस्टैब्लिश करी गई है, बनाई गई है, तो वो कहीं ना कहीं जो है हिंदू की असेंबली है, यानी सबसे ज्यादा हिंदू है यहाँ पर, मुस्लिम्स तो है ही नहीं, ठीक है। और कोई जो कास्ट है या फिर कोई जो रिलीजन है वो कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये भी करी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना उसमें कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी ऑफ द जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के हैं, यानी आईएनसी के सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हैं, और कोई पार्टी तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के बात के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन में सीट के ऊपर, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पिक्चर में आया। और राजा रजवाड़ों की जो संख्या हुआ करती थी उस समय पर वो हुआ करती थी 565, ठीक है, 565 जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, ठीक है। अब देखिए आपकी बुक में जो ना वो दे रखा है 560, ठीक है। अब आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलिए। अब देखिए यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, अब आते हैं दोबारा से हम किस पाते हैं, देखिए मार्क का बता देता हूं अपना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसको जो ना प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के द्वारा चेयर करा गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें जो ना काफी सारे लोग भी बैठे थे ऑब्वियसली। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए जो ना यहाँ पर कमेटीज बना गई, सब कमेटीज बनाई गई, जिनको हेड भी करा गया काफी जो रिनॉन पर्सनालिटी थे उस समय के, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर भी काफी सारी कमेटीज थी, ठीक है। और जो सरदार पटेल जी हैं उनके भी काफी अंडर काफी सारी कमेटी, जैसे कि एडवाइजरी कमेटी को हेड करा था सरदार पटेल जी ने, ठीक है। तो ऐसी ही काफी सारी पर्सनालिटी थी जिन्होंने कहीं ना कहीं हेड करा था, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल जी के द्वारा, और जो द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, यहाँ पर देखिए ये जो बता रहा हूँ ना, इसका आवाज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ठीक है, कहानी सुनाऊंगा आपको। इंपोर्टेंट वन वो थी हमारी नहीं, मतलब आप सबकी भी, ठीक है, मेरी ही नहीं, आप सबकी भी ये कमेटी थी उस समय पर, ड्राफ्टिंग कमेटी। अरे यार, जिसको हेड करा गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा इसको हेड करा गया था, और इनको जो है ना ये कहीं ना कहीं एकदम एक तरीके से राइटर भी थे, काफी जो ना बेहतरीन राइटर थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशलिस्ट भी हुआ करते थे उस समय के, ठीक है। और इन्होंने जो ना काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़े थे, काफी विद्वान भी थे, काफी ज्यादा ही पढ़े लिखे थे, ठीक है, उस समय के, ठीक है। तो इनके द्वारा कहीं ना कहीं ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड करा गया था। अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है, ड्राफ्ट का तो आपको मतलब समझ में आना ही चाहिए ना। ड्राफ्ट का मतलब जो कहीं ना कहीं ढांचा तैयार करा गया, ठीक है, ढांचा तैयार करा गया, और जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है ना वो इनके द्वारा हेड करा गया था, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार इन्होंने ही करा था, ठीक है। अगर कोई भी मुश्किल पड़ती थी ना कॉन्स्टिट्यूशन में, सबसे पहले यही खड़े हुआ करते थे कि भाई साहब इसको ऐसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। इसीलिए इनको हेड बनाया गया क्योंकि इनके पास समझ और बूझ बहुत ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। और उस समय के विद्वान भी थे, काफी 32 डिग्रीज हुआ करती थी। आज के समय 32 डिग्री तो कोई वैसी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट हाँ उस समय पर बहुत ज्यादा बड़ी बात हुआ करती थी। बहुत सारी इनकी लाइब्रेरी बुक वगैरह से भरी हुई थी, ठीक है। तो एक तरीके से जो ना ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिनोन पर्सनैलिटी थे उस समय के, ठीक है। तो उस समय के बहुत ज्यादा मतलब पढ़े लिखे इंसान थे ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, और इनको जो ना फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है,
फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी बात, इनको जो है ना मॉडल मनु ही बोला जाता है। कंफ्यूजिंग ना। अब ये वो मनु क्या है? मनु देखिए, मनुस्मृति जिनके द्वारा लिखी गई थी ना, वो मनु है। मनुस्मृति के बारे में मैंने जो ना ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी चैनल पर, ठीक है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो जब संगम चल रही थी पांड्या में, तो उस समय पर ये जो मनु थे वो आए थे, ठीक है। पांड्या से एक अलग ही कॉन्सेप्ट है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, हिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी आर अम्बेडकर थे उनको मॉडल मनु बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। इनके द्वारा जो है पूरे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके दिखाया गया था, तैयार करके दिया गया था। शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आपको ध्यान रखिएगा, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आगे चलकर आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहीं पर सारी चीजें नहीं समझनी है, शॉर्ट में समझो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को जो तैयार करने में पूरे समय जो लगा वो 166 डेज लगे, सॉरी नॉट 166 डेज, ठीक है, 166 डेज, हाँ 166 डेज लगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में। और ये स्प्रेड हुए 2 साल 11 महीने 18 दिन में, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है, 2 11 18 ऐसे स्प्रेड हुए। और उसके बाद जो एक जो पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे सामने आता है। फिर उसको जब अडॉप्ट करा जाता है ना, तो सबसे पहले जो उसके कुछ पोर्शन थे ना, वो जो है ना, पता कब अडॉप्ट हो गए थे, मैं आपको बताता हूँ। कुछ आर्टिकल्स थे लिखने के बाद, क्योंकि देखिए लाहौर सेशन में 31 दिसंबर को ये डिसाइड करा गया था कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंस डे है ना, वो 26 ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट करा जाएगा। तो 1930 में जो ना 26 ऑफ जनवरी को सबसे पहला जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट करा गया था। उससे मैं बता देता हूँ, ठीक है, बोला गया है, तो वो सेलिब्रेट करा गया था। और उसके बाद से वो दिन जो है ना डिसाइड हो गया था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कहीं ना कहीं जो है वो हमारा जो है कब आकर तैयार हो चुका था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर को जो है ना 26 नवंबर 1949 को कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका था, साइन वगैरह सब हो चुके थे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कुछ पोर्शन जो है ना इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं, ठीक है, इलेक्शंस के वगैरह काफी सारे पोर्शन थे जो आर्टिकल्स में डिफाइन है, ठीक है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा फिर भी आर्टिकल, ठीक, आर्टिकल 5 6 7 8 9 और आपका 16 और आपका 366, ठीक है, 391 392, ठीक है, 393 380 388, ठीक है, और 379। ये कुछ आर्टिकल थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 11, वैसे तो 9 10 11 12 13 14 आर्टिकल थे। ये कहीं ना कहीं जो ना जो हमारे इस समय पर एनफोर्स कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं सारा का सारा जो पोर्शन था वो कब 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हो चुका था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। और इस समय पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा गया था। यू गॉट इट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो ना जब कॉन्स्टिट्यूशन बन ही रहा था, बात करें थोड़ा से, हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो हमने देख ली, अब ये काम की चीजें, फालतू की चीजें पढ़ लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी चीजें बैठ जाए। अब ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, देखिए यहाँ पर जो ना जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो बहुत ज्यादा लिबरल ख्यालों के थे, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, लिबरल ख्यालों के थे। और वो जो ना चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ना सबकी नीड्स को पूरा करे, सबकी जो उनकी जो जरूरत है उनको पूरा करे, चाहे फिर वो इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो, या फिर कोई भी सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हो, सारी चीजों को कहीं ना कहीं एक तरीके से एक जगह एकत्रित करना चाहते थे वो, ठीक है। तो उन सारी चीजों को लेकर आना था, वो काम था ड्राफ्टिंग कमेटी का, कि वो सारी चीजों को कहीं ना कहीं एक जगह पर लेकर आए और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करे कि वो इन सारी नीड्स को, इन सारी एस्पिरेशंस को कहीं ना कहीं फुलफिल करे। अब यहाँ पर आइडियाज तो काफी सारे थे, मगर आइडियोलॉजीज भी काफी सारे थे। अब जो पीपल थे वो अलग अलग आइडियोलॉजीज की भी थे। आइडियोलॉजीज यानी किसी के कुछ विचार थे, किसी के कुछ विचार थे, ठीक है, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। अब यहाँ पर सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी फिर भी जो प्रोग्रेस थी ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो कभी नहीं रुकी। और उसके बाद उन सारी दलीलों को सुनने के बावजूद भी वो सारी एस्पिरेशंस जो है ना कंप्लीट करी गई, जो कहीं ना कहीं पीपल्स की थी। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बैठी थी ना, वो पीपल्स की डिमांड के तौर पर बैठी थी।
पीपल को क्या चाहिए, वही सारी चीजें चाहिए थी जो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में गांधी जी के जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत करी गई थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है ना? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कोई नहीं है, एक तरीके का रेजोल्यूशन था जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो दिसंबर 17 1946 को जो है ना प्रस्तुत करा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे जो कहीं ना कहीं एक तरीके से आगे चलकर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा तो वो एक तरीके से प्रीएम्बल बना, प्रीफेस बना, इंट्रोडक्शन बना, जिसके आधार पर वो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिजाइन करा गया। डिजाइन करने के बाद उसको फ्रेम करा गया, ठीक है। तो यहां पर यही है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत करा गया था ना, वो उसमें जितने भी प्रिंसिपल्स लिखे थे जैसे कि फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी वगैरह जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें ध्यान में रखी गई और उसके बाद उन्हीं को आधार मानते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करा गया, ठीक है। तो ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो डिजाइन करा गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आधार पर जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लेकर आया गया था 1946 में। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, बता दी मैंने आपको। चलिए अब ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट खत्म हो चुका। अब आते हैं हमारा किस पर, अब आते हैं हम किस पर, अब आते हैं हमारा जो एक बिंदु आ जाता है, कहाँ है मार्कर, मार्कर कहाँ है, ये आता है हमारा प्रीएम्बल, प्रीएम्बल जिसे हम बोलते हैं प्रीफेस, इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं पर लिखा है सारी चीजें जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत करी गई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, और यही आगे चलकर हमारा प्रीएम्बल बनता है। प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहले नहीं था, इसको अमेंड कर दिया गया था 1976 में। कुछ वर्ड्स जोड़े गए थे जैसे कि सेकुलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड जोड़े गए थे, ठीक है। कब जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे ये, ठीक है। और इसीलिए आपको ये पता रहना चाहिए कि जो प्रीएम्बल है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। अगर आप इसे अलग समझोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था ना, केशवानंद भारती का केस हुआ करता था, ठीक है। 1973 में वो केस लड़ा गया और उसके बाद जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल था, ठीक है, उस समय पर इसको जो ना द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया था, ठीक है। नो वन कैन अमेंड इट, इवन पार्लियामेंट कैन अमेंड इट, बट पार्लियामेंट कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड preamble is the basic structure of the constitution. It comes under the basic structure of the constitution, ठीक है। Then you have to understand that preamble is a part of our constitution. Yes, this is the part of our constitution and whole constitution is designed and based on this particular thing, that is the preamble of our constitution, ठीक है। How it reads, ठीक है, कैसे ये पढ़ा जाता है अब आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि we will start about the principles written in this particular, you know, not principle, the सिद्धांत, or we can say the words written in this preamble. We will discuss all those things in our next video, but here we will discuss about preamble. What is preamble? Preamble is nothing but an introduction to the constitution of our country, ठीक है। तो यहाँ पर ये preamble कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है, प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना, जिसमें जब आप खोलेंगे, जब आप preamble पढ़ना चालू करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पीछे क्या लिखा है। जैसे कि जब हम आंसर राइटिंग लिखते हैं ना, देन we write first what introduction to our answer, then we write the whole body of the answer, then we write the conclusion, then what is the conclusion is the way forward, what can be done and what are your thinking about that particular answer, ठीक है। तो इसीलिए preamble is nothing but a part of the constitution, जहां पर essence लिखा है पूरे constitution का, सारांश लिखा हुआ है, ठीक है। how it reads, ठीक है, बता देता हूँ पढ़कर नहीं, आपको बता देता हूँ कि कैसे पढ़ा जाता है, लेकर आपकी बुक में दिया हुआ है प्रीएम्बल, वहां से आप पढ़ सकते हैं इजीली, ठीक है। We the people of India having solemnly resolved constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and पॉलिटिकल, ठीक है। ये जस्टिस में तीन चीज आती हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, क्योंकि जस्टिस तीन प्रकार से तो कहीं ना कहीं क्या करा जा सकता है, उसको सिक्योर करा जा सकता है सिटीजन्स के लिए, ठीक है। फिर आती है लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन एंड वर्शिप, और फेथ की भी लिबर्टी होनी चाहिए। फिर आती है हमारी किसकी, इक्वालिटी ऑफ थॉट, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, पीपल के बीच में सबको एक साथ प्रमोट करना। फिर उसके बाद आता है हमारा फ्रेटर्निटी क्या होता है, भाईचारा, पर जो बोलते हैं ना भाईचारा बढ़ाना है, आपस में भाईचारे की तरह, भाइयों की तरह रहना है, तो फ्रेटर्निटी भाइयों की तरह ही फ्रेटर्निटी भाईचारे की बात करती है, ठीक है। फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, ठीक है। फिर आता है in our constituent assembly this 26 November 1949 we do hereby adopt, enact to and give to ourselves this constitution,
ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रियम्बल हो जाता है, ठीक है, जो आपकी बुक में दे रखा है। और आपको ये जो ना मुंह जुबान याद रखना है, ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीजें पता रहे, ठीक है। जैसे कि सोवेरियन संप्रभुता, सोशलिस्ट यानी समाजवाद, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, और रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, ठीक है, और उसके बाद डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र, ठीक है, और आपको तो पता ही है लिबर्टी का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता, ठीक है, और उसके बाद हमारा इक्वलिटी समानता, फ्रेटर्निटी भाईचारा, और एक और रह जाता है जो पहला है हमारा जस्टिस यानी न्याय, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है और इन सारी चीजों के ऊपर ही तो पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, ठीक है। तो ये पूरी पूरी बात हुई हमारी दो टॉपिक के ऊपर। अब ना ये सारी चीजें जैसे कि ये जो वर्ड्स हैं, मोटे मोटे वर्ड्स, जैसे कि हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, और आपका जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये सारे वर्ड्स वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड विल सी द प्रीएम्बल एज वेल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। तो अभी ये पूरा हो चुका है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है, आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये प्रीएम्बल देखने हैं, प्रीएम्बल है ना, यही बस यही लेना आपको, ठीक है, यही याद रखना। और जो आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया है कैसे कैसे ये पिक्चर में आया, कौन कौन सी चीजें थी, ठीक है। तो आपकी अगर कोई भी क्वेरी रहती है, देन डू नॉट गेट हेजिटेटेड बाय एनीथिंग, आस्क योर क्वेरीज, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन। अपनी क्वेरी जरूर पूछिएगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आती है ना, बुक में है, बुक सारांश है, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद तुरंत अपलोड हो जाएंगे नोट्स, ठीक है, बस उसके बारे में चिंता मत कीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।